दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल गाइज। आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा पेपर वन केमिस्ट्री पेपर वन का फोर्थ लेसन है गाइज, और वन ऑफ द बिगर चैप्टर एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वेटेज। जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है दोस्तों, ये कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? ये पूछा जाता है फॉर 8 मार्क्स विथ ऑप्शन। ठीक है, कितने मार्क के लिए? 8 मार्क के लिए। हमारे पेपर वन में 8 मार्क के कितने चैप्टर्स दे है बोर्ड में? 3 चैप्टर्स है। एक तो है केमिकल थर्मोडायनेमिक एंड दिस वन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ओनली। दूसरा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 18 एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये 3 चैप्टर दोस्तों बहुत ही बड़े चैप्टर है, 8 मार्क का वेटेज है। तो उसमें से वन ऑफ द चैप्टर ये दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक। ओके, विथ ऑप्शन कितने मार्क के लिए कहा मैंने? विथ ऑप्शन है ये 8 मार्क्स के लिए, राइट? 8 मार्क्स के लिए। ओके, चलो तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से गाइस, जहां पे एग्जैक्टली समझ लेते हैं कि क्या है थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद फिर टर्म्स इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वो हमें पढ़ना है। ये चैप्टर में बच्चों बहुत बार हमें छोटे छोटे डेरिवेशंस आएंगे, कुछ 4-5 डेरिवेशंस है वो लर्न करना है हमें, राइट? उसके बाद बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे, कुछ 10-12 डेफिनेशंस हमें लर्न करना है। डेफिनेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में 1-1 मार्क के लिए। ओके, और उसके बाद न्यूमेरिकल है उसके ऊपर, वो भी हमें यहाँ पे लर्न करना है। ओके, तो शुरू करते हैं फिर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस केमिकल थर्मोडायनेमिक चैप्टर आपसे पहले वीडियो में। ठीक है, जहां पे हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज thermodynamic, what is solid, what is system, what is surrounding types of system, properties of system। ठीक है, the extensive intensive property, nature of work and heat, ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट। थर्मोडायनेमिक एग्जैक्टली क्या है बच्चों? ओके, ये पढ़ लेंगे हम लोग पहले। ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्या है? क्या द थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जब भी कोई सब्सटेंस का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा यानी बच्चों क्या समझ लो कि आई एम हैविंग अ वाटर, लिक्विड वाटर H2O इन अ लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब वो चेंज हो चुका है इनटू H2O इन अ गैसियस स्टेट। अब देखो इस केस में कंपोनेंट तो सेम है दोस्तों, कंपोनेंट तो वही है वाटर, बट उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो चुका है। क्या? लिक्विड स्टेट से उसको कन्वर्ट हो गया यानी गैसियस स्टेट में। अब जब भी ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द गैसियस स्टेट, द वाटर इज, वहां पे एनर्जी की चेंज हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एक तो लिक्विड वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, या फिर लिक्विड वाटर एनर्जी रिलीज कर रहा होगा टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू द गैस। बट ऑब्वियस यहाँ पे जनरली लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड वाटर विल एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी अ चेंज इन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ओनली। ठीक है, एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा वहां पे पर्टिकुलर कंपोनेंट का। समझ में आ रहा है दोस्तों? एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सेड दैट द थर्मोडायनेमिक इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंज इन फिजिकल या फिर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये तो हमने फिजिकल स्टेट का देख लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा लिक्विड टू गैस, उसी तरह से आ जाएगा सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू लिक्विड, कोई भी कन्वर्जन ऑफ अ फिजिकल स्टेट हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो एनर्जी चेंज हो सकता है। अगर समझ लो कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा रिएक्शन मैं ले रहा हूं, लाइक फॉर्मेशन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, formation of methane, carbon in a solid state react with 2H2। ठीक है, there is a formation of CH4 in a gaseous state। अब यहां पे केमिकल चेंजेस हुआ, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल रिएक्ट हो गया, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुई, और यहां पे मुझे CH4 मॉलिक्यूल मिल गया। ठीक है, कार्बन और 2 हाइड्रोजन गैस, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है या फिर एलिमेंट है, वो कंबाइन होने के बाद अब मुझे एक मॉलिक्यूल मिला जिसका फॉर्मूला है CH4। ऑल टुगेदर सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग भी चेंज हो चुकी है। अब ये जो कन्वर्जन है इसमें भी कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें भी कुछ एनर्जी चेंज होगी। मे बी ये केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, या फिर ये दोनों केमिकल्स रिएक्ट होके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज हो रही होगी, बट कुछ तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। सो देयर इज अ चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहला जो केस हमने यहां पे डिस्कस किया बच्चों, ये क्या है? दिस इज फिजिकल चेंज, दिस इज गाइस फिजिकल चेंज। और जो दूसरा हम लोग बोल रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल रखा हूं, दैट इज केमिकल चेंज। दोनों केस में क्या हो रहा है बच्चों? देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। ठीक है, देयर इज अ चेंज इन एनर्जी। एक तो सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है, या फिर सराउंडिंग सिस्टम को दे रहा है। अंडरस्टूड? एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे या फिर वहां से यहां आ रही है। इस वो जो अगर केस हमें स्टडी करना है,
तो हमें लेना पड़ेगा द ब्रांच ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। थर्म यानी हीट ओनली, ठीक है, एंड डायनेमिक्स यानी टू चेंज द हीट एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और surrounding to system. So guys, thermodynamic is branch of a physical chemistry that concerned with the change or energy change in physical and a chemical transformation. समझ में आ गया क्या है thermodynamic? Understood कि सिंपली याद रखना ये एनर्जी से रिलेट करेगा, एनर्जी से रिलेट करेगा। कभी कोई सब्सटेंस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मे बी एनर्जी रिलीज करेगा। सो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो वट एवर एनर्जी चेंज होगा आइदर इन अ फिजिकल चेंज या फिर इन अ केमिकल चेंज, दैट इज एक्चुअली कंसर्न बाय द थर्मोडायनेमिक। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ये थर्मोडायनेमिक क्या है। चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट तो अच्छे से समझा दिया है मैंने। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक ओनली। देखो, देयर आर टू मेजर टर्म बच्चों ऑफ अ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। वन इज सिस्टम, सेकेंड वन इज सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम क्या है बच्चों? सिस्टम इज सिंपली द पार्ट, अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक स्टडी। अब थर्मोडायनेमिक स्टडी यानी क्या बच्चों? समझ लो मेरे पास ये पेन है, ठीक है। आई एम हैविंग दिस पेन ओनली, बराबर है। अब ये पेन मैं सिलेक्ट कर रहा हूं एज एन ऑब्जेक्ट, एक यूनिवर्स का पार्ट है बट ऑब्वियस, बराबर है। अब इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ वॉल्यूम है, इसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस ऑब्जेक्ट ओनली, बराबर है, राइट। इसका कुछ बॉडी टेम्परेचर होगा, ओके। सो जो भी वॉल्यूम है, मास है, राइट, या फिर यू कैन से द नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, इवन कुछ प्रेशर होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। ये स्टडी करने के लिए हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का सिलेक्ट कर लिया, उसको हम लोग कहेंगे क्या? सिस्टम। दैट इज कॉल्ड टू बी सिस्टम ओनली, ठीक है। अब एज अ केमिस्ट मैं सिस्टम किसको कहूंगा? जो हमारे लैब में केमिकल सब्सटेंस है, वेदर इट इज गैस, सॉलिड और अ लिक्विड, ठीक है। जनरली लैब में हम लोग लिक्विड स्टेट में केमिकल ज्यादा यूज कर लेते हैं, तो उसको हम लोग सिस्टम कहेंगे। समझ लो, आई एम हैविंग अ डाइल्यूट HCl। क्या है मेरे पास? आई एम हैविंग डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब बच्चों वो डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन वाटर में डाल के मैं डाइल्यूट बना लूंगा और उसको मैं बीकर में रख दूंगा वहां पे, राइट, नो, ओके। ये मेरे पास एक बीकर है, उसमें मैंने क्या रख दिया? ये पूरा ये, ओके, ये मेरे लिए क्या है? डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, ये तो बीकर है बच्चों, ओके, बीकर है। ओके, अब समझ लो यहाँ पे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। तो एज अ केमिस्ट जो ये डाइल्यूट HCl में ले रहा हूं, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द HCl, बराबर है। उसका कुछ मास होगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स मैं कंसीडर कर रहा हूं वहां पे। उसका सॉल्यूशन का कुछ टेम्परेचर होगा, राइट, ओके। सो व्हाट एवर द वॉल्यूम, टेम्परेचर, इवन कुछ प्रेशर भी हो सकता है गाइस। तो प्रेशर मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स मेजर करने के लिए, या फिर उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए मैं अगर HCl को सिलेक्ट कर लाऊं तो विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, सो दैट इज कॉल्ड टू बी सिस्टम। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? दिस इज कॉल्ड टू बी सिस्टम ओनली। तो HCl मेरे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम। समझ गए? ओके, HCl क्या हो जाएगा बच्चों? इट इज सिस्टम ओनली, ठीक है। सो सिस्टम मीन्स अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स under the thermodynamic investigation और under the thermodynamic study, that is called to be system only। तो जो भी सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं लेबोरेटरी में, ये हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। आप सॉल्ट एनालिसिस करते होंगे बच्चों, 12th स्टैंडर्ड में सॉल्ट एनालिसिस है, डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल, डिटेक्शन ऑफ बेसिक रेडिकल। तो जो भी सॉल्ट आपको दिए जाते हैं फ्रॉम द एग्जामिनर, फ्रॉम द टीचर ओनली, ये आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। उसका आप सोल्यूशन बनाते होंगे वाटर में डिजोल्व करके, ओरिजिनल सोल्यूशन, वो आपके लिए सिस्टम हो जाएगा। आप डिफरेंट केमिकल्स यूज करते होंगे, ओके, रैक पर से डाइल्यूट HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, NaOH, NH4OH, Na2CO3 सॉल्यूशन, सारे जो सॉल्यूशन है ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? सिस्टम हो जाएंगे। समझ में आ गया है दोस्तों? ओके, चलो अब व्हाट अबाउट सराउंडिंग? सराउंडिंग क्या है? दैट आल्सो विल सी। अब देखो बच्चों, सराउंडिंग यानी क्या? ऑल अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, ठीक है। सराउंडिंग भी क्या है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स ही है सिर्फ, ठीक है। सराउंडिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ओनली, बट नॉट द पार्ट ऑफ अ सिस्टम। यू गॉट द पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं? सराउंडिंग क्या है? अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स बट सिस्टम का पार्ट नहीं, विच इज प्रेजेंट अराउंड द सराउंडिंग, ठीक है। दैट इज सॉरी, विच इज प्रेजेंट अराउंड द सिस्टम, नॉट सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग ओनली। अगर यही केस ले लूं मैं, तो यहां पे
डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन के लिए सराउंडिंग क्या होगी? ये जो बीकर है, अ ग्लास बीकर इज द सराउंडिंग। कैसे? क्योंकि बीकर किससे बना हुआ है? ग्लास से बना हुआ है, कंटेनिंग SiO2 सिलिका, बराबर है। दैट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बट HCl का पार्ट है क्या वो? HCl का तो पार्ट नहीं, राइट ना? ग्लास में कुछ HCl का पार्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। बट HCl के सराउंडिंग में है, हमने बीकर बीकर में ही उस HCl सॉल्यूशन को रखा है। सो बीकर, ये HCl सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? बीकर हो जाएगा सराउंडिंग। ओके, बीकर क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज कॉल्ड टू बी सराउंडिंग ओनली। समझ में आ गया क्या है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग? तो सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच selected for the thermodynamic investigation, for the thermodynamic study. Thermodynamic study यानी study of that object in terms of its pressure, temperature, number of moles, volume, internal energy. okay, तो वो हो जाएगा सिस्टम। वो कुछ भी हो सकता है, वो लिक्विड स्टेट में होगा, वो गैस स्टेट में होगा, वो सॉलिड स्टेट में हो सकता है। और वही जो सिस्टम है उसको हम लोग कहीं पे भी रखेंगे तो फिर वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, बट नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम विच प्रेजेंट अराउंड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टू बी सराउंडिंग। अगर मैं ये पेन को एग्जांपल ले लेता हूं, अब ये पेन मेरे हाथ में है, राइट? अब ये पेन मेरे लिए सिस्टम है। अब माई हैंड इज द सराउंडिंग फॉर दिस पेन। कैसे? क्योंकि मेरा हाथ जो है ये पेन का पार्ट तो नहीं, but definitely I am or my hand is the part of the universe only which present around this pen only। तो ये मेरे लिए सिस्टम हो गया, हैंड इज दी सराउंडिंग। समझ में आ गया? आसान भाषा में मैंने समझा दिया है क्या है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग। चलो समझ में आ गया। तो सिस्टम, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड टू बी सिस्टम ओनली, सराउंडिंग। ऑल अदर पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम आर कॉल्ड टू बी सराउंडिंग। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट, द टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम के लिए आप शायद यहाँ पे कोने में डायग्राम भी देख रहे होंगे। यहाँ पे 3 टाइप्स दिए गए हैं और उसके बेसिस डायग्राम भी दिया गया है। एक कॉफी मग या फिर टी कप है समझ लो, ठीक है, उसको क्लोज कर लिया है, किस उस वही टीप को एक थर्मो आइसोलेटेड सिस्टम या फिर थर्मस में रख दिया है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज दैट आइसोलेटेड, दिस वन आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम 3 टाइप है, ओपन, क्लोज एंड दी आइसोलेटेड सिस्टम। 3 टाइप है बच्चों, क्या है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड दी आइसोलेटेड सिस्टम। बच्चों ये जो तीनों टाइप है ये कौन से बेसिस पे है? ये एक्चुअली एक्सप्रेस होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग के साथ मैटर या एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ही ये एक्चुअली ये ओपन सिस्टम है। एंड क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ये 3 टाइप है। ठीक है, चलो तो फिर डिटेल चले जाते हैं क्या है। कंसीडर करो कि मेरे पास एक कॉफी मग है। सुबह सुबह मैंने एक कॉफी मग ले लिया, ओके, कॉफी डाल दी उसमें। बट ऑब्वियस कॉफी बनाने की प्रोसेस तो आपको पता ही होगी, मिल्क लेंगे, उबालेंगे, उसमें शुगर डाल लेंगे, कॉफी पे रख देंगे, ठीक है, अच्छे से स्टर कर लेंगे उसको। ठीक है, चलो कॉफी बन गई मेरे लिए तो, राइट। अब वो कॉफी मैं पीने जाऊंगा, शायद वो बहुत गर्म होगी एट द स्टार्ट, जब भी मैंने बनाई तब मैं थोड़ा सा उसको साइड में रख दूंगा, राइट। क्यों साइड में रख दूंगा? बोलूंगा कि कॉफी को थोड़ा सा ठंडा होने दो बस। ठीक है, ठंडा होने देना मतलब क्या होने देना, क्या होगा एक्चुअली? क्या हम लोग हीट निकाल रहे हैं उसमें से? नहीं, बट हीट एक्चुअली अपने आप चली जा रही है, राइट, नो, इनटू द सराउंडिंग। वहां पे 2 चीजें होगी बच्चों। एक तो उस कॉफी में से वेपर्स निकलते होंगे। आप चाय ले लो, मैंने एग्जांपल कॉफी का दिया है, बट आप चाय ले सकते हो, आप हॉट वाटर ले लो, ठीक है, ग्लास में, टी इन अ कप, ओके, कॉफी मग में कॉफी, कुछ भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। वहां पे वेपर निकल रहा है उस कंपोनेंट के, स्पेशली वाटर वेपर ही निकल रहा है। एट द सेम टाइम थोड़े से साइड में रखने के बाद, ओके, एक थोड़े टाइम के बाद वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा मतलब क्या होगा दोस्तों? टेम्परेचर डाउनफॉल हुआ। टेम्परेचर डाउनफॉल कैसे हुआ? उसमें से जो हीट कंटेंट है, हीट एनर्जी है, वो चली गई टू द एटमॉस्फेयर और टू द सराउंडिंग ओनली। समझ में आ रहा है? कॉफी मग में कॉफी है, हमने गरम लगेगा, स्टार्ट में पी नहीं सकते उतनी हॉट कॉफी, तो हमने साइड में रख दिया बॉस। आप देखोगे कि उसमें से वेपर्स तो निकलते जा रहे हैं, राइट। एट द सेम टाइम थोड़े टाइम के बाद वो थोड़ी सी कॉफी ठंडी हो गई, हम पीने लायक हो गई, हम पी लेंगे उसको। पीने लायक हो गई मतलब क्या? हीट एनर्जी निकल गई सिस्टम में से और कहां पे चली गई? सराउंडिंग में हो चली गई। तो यहाँ पे 2 चीजें हो गई। एक तो वेपर निकल रहा है, मतलब मैटर, वेपर इज अ गैस, एक्चुअली गैसियस फॉर्म, गैस इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंडली हीट एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। सो एनी सिस्टम विच एक्सचेंज
मैटर एंड एनर्जी, चलो वही वाइट ही ले लेता है, एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विथ सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड टू बी ओपन सिस्टम। ठीक है, क्या एक्सचेंज कर रहा है? मैटर एक्सचेंज कर रहा है एज वेल एज हीट एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है विद द सराउंडिंग ओनली, दैट सिस्टम इज कॉल्ड टू बी ओपन सिस्टम। तो अगर कप ऑफ टी है, कप ऑफ कॉफी है, एक ग्लास में वाटर रखा हुआ है, गर्म वाटर, हॉट वाटर ओनली, ये तार तीनों के तीनों एग्जाम्पल एक्चुअली हो जाएंगे ओपन सिस्टम के। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में ये पहला जो डायग्राम है दैट इज ओपन सिस्टम ओनली। क्या रखा है? एक कप है, कप में कॉफी या टी कुछ भी होगा, ओपनली रखा है उसको। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ये सारा वाटर वेपर चला जा रहा है, एट द सेम टाइम इसमें से एनर्जी भी निकल रही है। तो द एनीथिंग विच एक्सचेंज मैटर एज वेल एज द एनर्जी विद द सराउंडिंग, क्या एक्सचेंज हो रहा है? मैटर एक्सचेंज हो रहा है, एट द सेम टाइम एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है विद द सराउंडिंग, सो दैट इज कॉल्ड टू बी ओपन सिस्टम। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, समझ में आ गया ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है। ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज सिस्टम। ओके, अब क्लोज सिस्टम क्या होगा बच्चों? क्लोज सिस्टम में वही रिलेट करता है मैटर से और एनर्जी से, और वही कॉफी को या फिर कॉफी मग को या फिर कॉफी का या जो वॉट एवर कप में हमने रखा हुआ है उसको हमने ऊपर ढक्कन रख दिया। समझ लो क्या होगा, वहां पे ढक्कन रख दिया तो वाटर वेपर आएंगे, वो ऊपर के ढक्कन को लगेंगे, इनर पार्ट ऑफ द ढक्कन, राइट। वापस से वो वाटर ड्रॉपलेट में कंडेंस होके नीचे गिर जाएंगे उसी कॉफी कप में या फिर मग में, राइट। हीट एक्सचेंज होगी क्या? डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद वो ठंडी होगी, मतलब हीट तो एक्सचेंज हो रही है। सो अगर मैंने अच्छे से उसको ढक्कन रख दिया तो मैटर तो एक्सचेंज नहीं हो रहा। ओके, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, वेपर जा रहा है वापस से उसी में आ रहा है, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो रही है, बराबर है। सो एनी सिस्टम विच एक्सचेंज मैटर but not the energy, okay, which exchange matter and do not exchange matter, exchange energy, sorry उल्टा लिख दिया मैंने, exchange energy and do not exchange matter, उसको हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। क्या? ऐसे सिस्टम जो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करेगी क्या? एनर्जी को, नॉट दी मैटर। मैटर को एक्सचेंज करती ही नहीं बच्चों, मैटर तो उसी में रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? क्लोज सिस्टम। अब वही कॉफी है या फिर टी है या फिर गर्म पानी है, हमने थर्मस में रख दिया, इंसुलेटेड सिस्टम में रख दिया। ओके, क्या होगा बच्चों? लॉन्ग टाइम तक हॉट रहता है कंपोनेंट, जो भी हॉट या फिर ठंडा के ठंडा या फिर गर्म के गर्म, हमने गर्म कॉफी रख दिया थर्मस में, क्या होगा? कॉफी गर्म ही होगी, ना तो हीट एक्सचेंज हो रही है, ना तो क्या हो रहा है? मैटर एक्सचेंज हो रहा है। सो एनी सिस्टम विच डज नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी or matter, either energy as well as matter, that is called to be isolated system। समझ में आ गया? तो सिंपली मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज करने के ऊपर हम लोग तीन टाइप बना सकते हैं। तीन टाइप है एक्चुअली, दैट इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में होगा क्या बच्चों कि ओपन सिस्टम में देयर इज एक्सचेंज ऑफ अ मैटर बट नॉट दी एनर्जी, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मैटर बट नॉट दी एनर्जी। बट इन दिस केस क्लोज सिस्टम में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉट दी मैटर। आइसोलेटेड सिस्टम ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है, राइट। ओपन सिस्टम एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी फ्रॉम विद द सराउंडिंग, क्लोज सिस्टम ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉट द मैटर, आइसोलेटेड सिस्टम आइदर एनर्जी और मैटर not going to exchange with the surrounding only, that is isolated system। खत्म हो गया ये चीज। ओके, आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके, दो टाइप की प्रॉपर्टीज है दोस्तों, फटाफट लिखते लेते प्रॉपर्टीज क्या है। अब बच्चों दो टाइप की प्रॉपर्टी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ अ मैटर एक्सचेंज करता है या फिर मैटर प्रेजेंट होता है सिस्टम में। ठीक है, सो over here the first one is extensive properties। properties यानी these are the properties of the system which depends upon amount of a matter। ठीक है, properties
which depends on amount of matter present in the system. मैटर कितना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड टू बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मैटर कितना पर्टिकुलर सिस्टम में है उसके ऊपर डिपेंड होगी, उसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. चलो तो फिर उसके एग्जांपल्स लिख लेते हैं. एग्जांपल्स, अब देखो बच्चों एग्जांपल, अब मैटर के ऊपर क्या डिपेंड होगा, मास डिपेंड होगा, तो मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. वॉल्यूम बच्चा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी जो कि मैटर में होगी. अगर एक 100 ग्राम का वुड है, वुडन ब्लॉक है मेरे पास, और एक 10 ग्राम का वुडन ब्लॉक है. ठीक है, 10 ग्राम का वुडन ब्लॉक कम एनर्जी देगा जलाएंगे तो, 100 ग्राम का वुडन ब्लॉक है उसको जला लिया, लकड़ी जला ली, तो क्या मिलेगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी. यानी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो यहां पे लिख लेता हूं मैं इंटरनल एनर्जी. amount of substance, mole, that is mole of the substance, that is extensive properties only. So extensive properties are those properties which depend upon amount of a matter present in it. क्या है, mass, volume, internal energy, heat, capacity, number of moles are the extensive properties. समझ में आ गया. सिंपली याद रखना है, the property depends upon amount of a matter. Property depends upon amount of matter. क्या है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, दिस आर सम एग्जांपल. चलो बॉस, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, अपोजिट ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जैक्टली अपोजिट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर. ओके, द प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर. मैटर के ऊपर बच्चों डिपेंड नहीं होगी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. कंसिडर करो कि मेरे पास वाटर है, आप सबको पता ही है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, राइट. समझ लो मेरे पास 1 ml वाटर है और मैं उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ. 1 ml वाटर, या चलो 10 ml ले लेता हूँ. ओके, 10 ml वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ. 10 ml प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, 10 ml यानी बच्चों कितना हो जाएगा, 10 ग्राम. जितना वाटर ml में है उतना ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो जितना वो मास है उतना ही उसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml या फिर cm3. तो 10 ml वाटर यानी 10 ग्राम वाटर बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. मेरे पास है 100 ml वाटर, मतलब 100 ग्राम वाटर. मास अलग अलग है, देखो बच्चों, 100 ml वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ले लो, कितना आएगा, दोनों का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो सेम ही आएगा. कितना, 100 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे मेरे पास H2 है, 10 ग्राम H2 ले लो या फिर 100 ग्राम H2 ले लो, बॉइलिंग पॉइंट तो बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस ही आने वाला है. मतलब ये जो ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो क्या है बच्चों एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, आप लिख सकते हो टेम्परेचर. ठीक है, उसके बाद आप ले लो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. समझ में आ गया क्या है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है. व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा है. फॉर 2 मार्क्स, फॉर 1 मार्क्स, 2 मार्क्स है तो पूरा डेफिनेशन लिखना है, ऊपर एग्जाम्पल लिखना है. 1 मार्क्स ले लिया, फिर भी यू डोंट टेक चांस, एग्जाम्पल लिख ही लेना, एग्जाम्पल याद हो ही जाएंगे. एट द सेम टाइम you have to write exactly what is that property is. Intensive property depends upon quantity of matter or amount of matter, and intensive property independent of amount of a matter of the system, that is called to be intensive property. Examples of extensive property: mass, volume, internal energy, heat capacity, number of moles are the extensive property. Intensive property के example temperature, boiling point, melting point, these are some intensive properties. समझ में आ गया दोस्तों. ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज स्टेट फंक्शन. ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या है एग्जैक्टली, पाथ फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. ओके, नाउ स्टेट फंक्शन मीन्स व्हाट, इट इज सिंपली द प्रॉपर्टी
which depends on state of a system and independent of path followed to attain it. ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड है, सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंड है, ना कि वो जो पाथ सिलेक्ट किया है टू अटेन दैट स्टेट, दैट इज कॉल्ड टू बी स्टेट फंक्शन। शायद से ये इतना थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज है टू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, राइट। अब मैं खुद को ही एग्जांपल एज एन एग्जांपल यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। चलो अब मैं एक सिस्टम कंसीडर कर लो आप लोग, राइट। अब मेरा कुछ मास होगा, मेरा कुछ बॉडी प्रेशर होगा, बॉडी का टेम्परेचर कुछ होगा बॉस, राइट। ओके, अभी फिलहाल मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, राइट। नाउ इन दिस केस हियर मेरे पास मेरे बॉडी का टेम्परेचर है, समझ लो T1, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना है समझ लो T1, करेक्ट। अब मेरे बॉडी का कुछ प्रेशर होगा, उसको समझ लो V1, P1 वॉल्यूम है, दैट इज V1। कुछ मैटर होगा, नंबर ऑफ मोल्स होंगे सब्सटेंस के, ये मेरे लिए होगा N1। अब ये T1, P1, V1, N1 ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्सप्रेस कर रहा है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स, ये एक्सप्रेस कर रहा है मेरा फिलहाल इनिशियल स्टेट, ठीक है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये, इनिशियल स्टेट। चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, दैट इज इनिशियल स्टेट, ओके। ठीक है, इनिशियल स्टेट। तो ये जो मेरी कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन मेरी एक्सप्रेस कर रही है पूरी बॉडी की, राइट। कुछ टेम्परेचर होगा T1, प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम होगा V1, नंबर ऑफ मोल्स होगा N1 इन दिस वर्ड, ओके। अभी राइट नाउ, अभी फिलहाल अब मैं जो हूं, समझ लो मुझे कुछ 3 किलोमीटर दूर कहीं पे जाना है, राइट, 3 किलोमीटर दूर। अब मुझे, मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएशन है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है। एक तो मैं चल के चला जाऊंगा, कुछ टाइम के बाद चला वहां पे, समझ लो मैं साइकिलिंग करके जा रहा हूं, कुछ टाइम के बाद वहां पे चला गया। समझ लो मेरे पास बाइक है, स्कूटी है, और वो लेके मैं चला गया, कुछ शॉर्ट डिस्टेंस में चला जाऊंगा। एक बार मैं उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तब मेरी हो जाएगी वो जो स्टेट, वो कंडीशन है, वो कंडीशन हो जाएगी मेरी फाइनल कंडीशन, या फिर हम लोग स्टेट बोलेंगे फाइनल स्टेट। इनिशियली अभी मैं हूं, तो ये T1, P1, V1, N1 ये इनिशियल स्टेट एक्सप्रेस कर रहा है। कुछ मेरा बॉडी का मास होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा। 3 किलोमीटर दूर मुझे जाना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस में सिलेक्ट कर रहा हूं। एक जाने के बाद मेरा बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होगा, मेरा बॉडी का वॉल्यूम कुछ और होगा, मे बी मास में कुछ कम ज्यादा हो सकता है, राइट। दिस वन वॉल्यूम कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तब मैं कंसीडर करूंगा यहां पे कि ये चेंज करके यहां पे टेम्परेचर जो है वो हो गया T2, प्रेशर मेरा P2, वॉल्यूम V2 एंड नंबर ऑफ मोल्स N2। अब ये जो T2, P2, V2, N2 ये है, ये क्या है बच्चों, फाइनल स्टेट। तो मैं बस अभी फिलहाल इनिशियल स्टेट में हूं, एक सर्टेन टाइम के बाद मैं फाइनल स्टेट में पहुंच गया हूं। 3 किलोमीटर मुझे दूर जाना है यहां से, राइट। उसके लिए मैंने नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे पास थे। एक तो मैं चल के जा सकता हूं, एक तो मैं साइकिलिंग करके साइकिल पे जा सकता हूं, एक तो मैं बाइक लेके बाइक से जा सकता हूं। समझ में आ गया। ये मैटर नहीं करता कि मैं साइकिलिंग करके वहां पे 3 किलोमीटर दूर वो डेस्टिनेशन पे जा रहा हूं, मैं चल के हुए बाय वॉकिंग जा रहा हूं, या फिर मैं बाइक से जा रहा हूं। सिर्फ एम क्या है कि बॉस इनिशियल स्टेट से मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच जाऊं, फिर मैं कैसे भी पहुंचूं। यू गॉट द पॉइंट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज विच ओनली डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। समझ में आ गया। द प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड टू अटेंड इट। कौन सा पाथ हो रहा है, सिलेक्ट कर रहा है वो इनिशियल टू फाइनल स्टेट में जाने के लिए, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में गई कोई भी प्रॉपर्टी, उस पर्टिकुलर फंक्शन को बोलेंगे हम लोग स्टेट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टू बी स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया। स्टेट फंक्शन क्या है, एनी प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी हो, ओके। एंथैल्पी हो सकती है सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी हो सकती है सिस्टम की, राइट, एंट्रोपी हो सकती है, सारे स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स एक्चुअली, राइट। वो जैसे जैसे हम लोग ये चैप्टर आगे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है एंथैल्पी, क्या है एंट्रोपी, क्या है इंटरनल एनर्जी, राइट। These are the state functions. So ये जो प्रॉपर्टीज है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ना ही इनिशियल से फाइनल स्टेट में आने के लिए क्या पाथ सिलेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड हो। तो उसको हम लोग बोलते हैं
स्टेट ऑफ द सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टेट फंक्शन क्या है या स्टेट ऑफ द सिस्टम। So definition, the property which depends only on the state of a system and independent of path followed to attain it is called the state function, right? Internal energy, entropy, उसके बाद है this one enthalpy, ये सारे state function। चलो आगे जाके पाथ के ऊपर डिपेंड ना हो तो वो तो स्टेट फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, पाथ फंक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों, पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन क्या है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ आर कॉल्ड टू बी पाथ फंक्शन। डिपेंड्स ऑन पाथ कॉल्ड टू बी पाथ फंक्शन। समझ में आ गया। पाथ फंक्शन के एग्जांपल, वर्क इज द पाथ फंक्शन, हीट इज द पाथ फंक्शन। हीट पाथ के ऊपर डिपेंड होगा, किस पाथ से जा रहा है, इनिशियल टू फाइनल। वर्क भी किस पाथ से हो रहा है, इनिशियल टू फाइनल, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दीज आर कॉल्ड टू बी पाथ फंक्शन। यही दो एग्जांपल है, वर्क एंड हीट आर दी एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन ओनली। ठीक है। सो बच्चों अच्छे से याद रखो स्टेट फंक्शन क्या है, क्या है पाथ फंक्शन। ठीक है। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो टू अटेंड इट। पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन पाथ आर कॉल्ड टू बी पाथ फंक्शन ओनली। क्लियर हो गया ये स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन। आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट दैट इज प्रोसेसेस। ठीक है, एंड द टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ओके दोस्तों यहां पे देख लो, अब ये टोटल 5 टाइप के प्रोसेसेस है। प्रोसेस यानी क्या, ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। ओके, वन इक्विलिब्रियम कंडीशन से दूसरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना, उसको बोलेंगे हम लोग प्रोसेसेस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स कितने हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये टोटल 5 प्रोसेसेस है। किसके बेसिस पे ये 5 प्रोसेस है, कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल यानी टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है, हीट कंटेंट हो सकता है। अंडरस्टूड, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स ओनली, जो कि उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट डिफाइन करता है, राइट। तो ये वेरिएबल्स कौन से कांस्टेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। सो यहाँ पे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी क्या बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच एक्चुअली रन बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पे बच्चों क्या होगा, देयर इज अ प्रेजेंस, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो मैं लिखूंगा यहां पे बच्चों डेल्टा टी इक्वल टू 0 बराबर है। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। समझ लो इनिशियल टेम्परेचर मेरा T1 है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो T2 माइनस T1 जो आ गया दैट इज कॉल्ड टू बी डेल्टा टी। ठीक है, T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, वो डेल्टा टी। बट यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर होगा, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ओनली ऑफ द सिस्टम, ओके, थ्रू आउट द प्रोसेस। उसको हम लोग कहेंगे क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऐसी प्रोसेस समझ लो, आप प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में एंटर हो रहा है, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, प्रैक्टिकल खत्म कर लिया सब कुछ, रूम बाद आप प्रैक्टिकल करके निकले फिर भी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री ही रहा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि पूरा प्रैक्टिकल की वो प्रोसेस आपने फॉलो की, फिर भी इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कोई फर्क ही नहीं आया। इनिशियल टेम्परेचर भी सेम, फाइनल टेम्परेचर भी सेम, T1 एंड T2 बोथ आर सेम, सो डेल्टा टी इक्वल टू 0 बराबर है। तो तब हम लोग कहेंगे दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी भी सिस्टम का समझ लो, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय बच्चों डेल्टा यू, तो इस केस में डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, ये जो प्रोसेस है जिसमें कौन सा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कांस्टेंट रखता है ये हमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर से हम लोग जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लोग पढ़ेंगे, ओके, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक आ ही जाएगा एक्चुअली, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का, ये सारे वेरिएबल, ये सारे प्रोसेसेस को चेंज होता रहता है, वो इक्वेशन चेंज होता रहता है। तब हमें वो पता होना चाहिए कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या वेरिएबल कांस्टेंट होगा, आइसोबारिक है तो क्या कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा। तो वो अगर कांस्टेंट वेरिएबल पता होगा तभी हम लोग इक्वेशन को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। अंडरस्टूड, तो वो अदरवाइज वो मुश्किल होगी, और वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछते हैं वो भी टॉपिक। ठीक है, सो प्लीज डू पे अटेंशन ओवर हियर। आइसोथर्मल प्रोसेस सिंपली इतना ही याद रखना है कि क्या है, कौन सा क्या कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सो डेल्टा टी इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी यानी एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ जो एनर्जी रहेगी वो उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं, डिनोटेड बाय यू साइन। तो डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज आल्सो इक्वल टू 0 ओवर दैट। ठीक है, चलो आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म हो गया। नाउ विल गो फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस।
ओके अब देखो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस में ये रन करेंगे बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। यहां पे बच्चों क्या करेंगे, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट रख देंगे। प्रेशर कांस्टेंट है यानी थ्रू आउट द प्रोसेस डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, देयर इज नो चेंज इन P1 एंड P2। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का जो प्रेशर है, इनिशियल स्टेट प्रेशर P1, फाइनल स्टेट P2 will remain constant only. So any process which run by keeping pressure constant उसको कहेंगे हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस बच्चों वेयर दिस इज रन बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। कहां पे, आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो प्रोसेस हम रन कर रहे हैं, वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2 दोनों में कोई चेंज नहीं। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहां पे डेल्टा V इक्वल टू जीरो, ठीक है, डेल्टा V इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड टू बी आइसोकोरिक प्रोसेस ओनली, ठीक है। याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा T इक्वल टू जीरो, डेल्टा U इज आल्सो इक्वल टू जीरो। आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा P इक्वल टू जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, देयरफॉर डेल्टा V इक्वल टू जीरो। अब आगे जाते हैं दिस वन, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस यानी क्या बच्चों, यहां पे नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सराउंडिंग सिस्टम को हीट डोनेट नहीं कर रहा है, ना तो सिस्टम सराउंडिंग को डोनेट कर रहा है। सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम, हीट एनर्जी एक्सचेंज ही नहीं हो रही। सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, सिंपली वी कैन राइट हियर हीट दैट इज डिनोटेड बाय Q। तो Q इक्वल टू जीरो ओवर हियर, ठीक है। हीट किससे डिनोट करता है, Q से डिनोट करता है, तो Q इक्वल टू जीरो ओवर हियर। सो नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी, Q इक्वल टू जीरो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस। खत्म हो गया। चलो फाइनली रिवर्सिबल प्रोसेस। अब बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रखा जाता, सिंपली समझ लो कि वो क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ लो कि ये पेन है, अब ये पेन मैं ऐसे फेंक के मार रहा हूं, जिस डायरेक्शन में मैं ऐसे फोर्सफुली थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, उस डायरेक्शन में वो जाएगा, करेक्ट, उस डायरेक्शन में वो मोमेंटम बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, राइट। कुछ पर्टिकुलर पोर्शन के बाद समझ लो सामने दीवार है और वहां पे आके उसको लगा, वो वहां पे इंसिडेंट हुआ और वापस से नीचे गिर गया। अब वो जो दीवार है दैट इज कॉल्ड टू बी व्हाट, अपोजिंग फोर्स। अभी मैं यहां से फेंक रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स, बराबर है। सो कभी भी कोई ऐसे सिस्टम हम लोग या फिर प्रोसेस फॉलो करेंगे जहां पे देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स एंड जो अपोज कर रहा है उसमें देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस, ठीक है। और उसके लिए उस वजह से वो पर्टिकुलर प्रोसेस रिवर्स होगी, कभी एक्सपांशन, कभी क्या बोल सकते हैं उसको, कंप्रेशन। एक गैस का ही एग्जांपल ले लेंगे, यहां पे हमारे पास है, समझ लो बच्चों, एक गैस सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर है, उसको हमने यहां पे पिस्टन लगा दिया है, ये पिस्टन है समझ लो, दिस इज अवर पिस्टन। इसमें अंदर गैस रख दिया, गैस का कुछ प्रेशर होगा, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर, राइट, ओके। समझ लो इफ P इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, गैसियस प्रेशर इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, क्या हो जाएगा, ये जो मूवेबल पिस्टन है ये बच्चों क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, अंडरस्टूड। इफ एक्सटर्नल प्रेशर, आउटसाइड जो प्रेशर है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू द गैसियस प्रेशर, ये जो पिस्टन है विल बी गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन हुआ यानी क्या, गैस का एक्सपांशन हुआ, गैस का जो वॉल्यूम है इनिशियली सिलेंडर में उसका एक्सपांशन हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन द गैसियस प्रेशर, कंप्रेशन ऑफ गैस, वॉल्यूम कम हो गया, समझ में आ गया। तो एक्सपांशन ऑफ गैस, कंप्रेशन ऑफ गैस, मार्जिनल डिफरेंस की वजह से हुआ, किसका डिफरेंस, प्रेशर का, गैसियस प्रेशर दैट इज सिस्टम प्रेशर, गैस यानी सिस्टम, एंड ये एक्सटर्नल प्रेशर, करेक्ट। सो इफ देयर इज अ इनफाइनेटेसिमली difference or a marginal difference between the say pressure of a system and the surrounding, तो सिस्टम कैन बी रिवर्स ओनली, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ पे कोई वेरिएबल कांस्टेंट नहीं रखते, बट देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स ओवर देयर, इनफाइनेटेसिमली डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स, सो दैट द ओवरऑल प्रोसेस विल रन रिवर्सिबली, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। बट बच्चों ये चार प्रोसेस जो है, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, एंड एडियाबैटिक प्रोसेस नो exchange of heat energy between system to surrounding, surrounding to system, so Q equal to 0 over here. Please
डू रिमेंबर दिस वेरिएबल्स, कौन से कांस्टेंट होते हैं फॉर द टाइप्स ऑफ प्रोसेस। समझ में आ गया दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हमने सिस्टम कंप्लीट कर लिया, सराउंडिंग कंप्लीट कर लिया, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम हमने देखा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेडली पूछा है, उसको अच्छे से लर्न करना है, एंड द टाइप्स ऑफ प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक एंड द रिवर्सिबल प्रोसेस कंप्लीट किया है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक बाय बाय एंड टेक।